अचानक से कोई अनहोनी इंसान को हैरान करके रख देती है। ऐसा ही कुछ होता है मिचियो की ज़िंदगी में, जहाँ पे वो बहुत ही अजीब सी जगह पे उठता है। वो इधर-उधर देखता है तो उसे याद आता है कि वो तो एक गेम खेल रहा था, लेकिन हकीकत के अंदर वो अब उसी गेम के अंदर होता है। वो इधर-उधर चीज़ों को देखने की और समझने की कोशिश करता है कि आखिर वो है कहाँ पे। वो उठता है तो उसके पैरों के अंदर जूता नहीं होता। वो वहाँ से एक जूता उठाता है और उसे पहन लेता है। अब वो सोचता है कि उसके पास कोई हथियार भी होना चाहिए इस दुनिया के अंदर। तो वो जब तलाश करता है तो उसे एक बहुत ही ज़बरदस्त तलवार मिलती है। उसके साथ उसको एक अंगूठी भी मिलती है। अब वो उस अजीब से कमरे से जब बाहर जाता है तो वो देखता है कि ये दुनिया तो बिल्कुल नॉर्मल सी है। अचानक से वो लोगों को देख के घबरा जाता है और छुप जाता है। अब वो छुपकर लोगों को देख रहा होता है कि आखिर वो करने के वाले हैं। वहाँ पे एक लड़ाई शुरू होने वाली होती है। लोग लड़ना शुरू कर देते हैं और मिचियो उनको खामोशी से देख रहा होता है, लेकिन मिचियो सोचता है कि मैं क्यों यहाँ पे खड़ा रहूँ, भाई मुझे भी लड़ाई में हिस्सा लेना चाहिए। मिचियो आगे बढ़ता है और उनको मारना शुरू कर देता है। उसे लड़ते लड़ते शाम हो जाती है। अब उसके पास चीफ आता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारे गाँव को बचा लिया, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हारी कुछ खिदमत करना चाहता हूँ। वो चीफ मिचियो को वो सारा सामान दिखाता है जो लड़ाई के बाद बचा होता है। वो मिचियो से कहता है कि तुम ये सारा रख सकते हो। जब मिचियो वहाँ पे सर पे बांधने वाला रुमाल देखता है तो वो कहता है कि ये बैंडाना असल नहीं है, ये नकल है। तो चीफ कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं असल वाला भी ढूंढ लूंगा। वो लोग मिचियो को एक कमरे में लिटवा देते हैं और मिचियो वहाँ पे लेटा सोच रहा होता है कि आखिर मैं इस गेम में से वापस अपनी असल दुनिया में कैसे जा सकता हूँ। वो काफ़ी कोशिश करता है लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता कि जिससे वो अपनी दुनिया में वापस जा सके। मिचियो ये बैठा सोच ही रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा घबराया होता है कि आखिर उसके साथ होने क्या वाला है कि चीफ अंदर आता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लाया हूँ ताकि तुम अपना मुंह हाथ धो सको। मिचियो अपना हाथ देखता है जिसके ऊपर खून लगा होता है और वो सोच रहा होता है कि वो खूनी हो गया है। चीफ पानी रख के चला जाता है और मिचियो अब सोच रहा होता है कि आखिर इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए उसे क्या कुछ करना पड़ेगा मजीद। इतने सारे खून तो वो पहले ही कर चुका है। अब इस सब के बाद चीफ उसे उस चोर के बारे में बताता है जिसने उस बैंडाना को चोरी किया होता है। चीफ मिचियो से पूछता है कि आखिर तुम इसे क्या सजा देना चाहोगे। मिचियो का दिल क्योंकि नरम हो चुका होता है, इसलिए वो कहता है कि आपको इसे जो भी सजा देनी है आप दे सकते हैं अपने कानूनों के मुताबिक। चीफ उस चोर के इंटेलिजेंस कार्ड के ऊपर उसे चोर लिख देता है और मिचियो को उसका कार्ड देता है। वो बताता है कि तुम चाहे तो इसे बेच भी सकते हो। अब जब मिचियो वो सारा सामान बेचने के लिए जाता है तो वो लोग कहते हैं कि हमें तुम्हारा इंटेलिजेंस कार्ड देखना है। मिचियो घबरा जाता है क्योंकि उसको तो पता ही नहीं होता इंटेलिजेंस कार्ड कहते किसे हैं। लेकिन जब वो लोग उसका कार्ड चेक करते हैं तो उसके हाथ के ऊपर उसका इंटेलिजेंस कार्ड शो हो जाता है। वो लोग उससे उसका सामान लेकर उसे पैसे देके कहते हैं कि अब तुम यहाँ से दफ़ा हो सकते हो। मिचियो वहाँ से जा रहा होता है कि अचानक से वो पूछता है कि यहाँ पे इस मोहल्ले के अंदर आखिर इतनी खामोशी क्यों है। तो उसकी बगी वाला उसे बताता है कि ये धंधा करने वालियों का इलाका है। मिचियो जब ये सुनता है तो उसे तो बहुत अजीब अजीब से ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। अचानक से बगी रुकती है और उसकी बगी वाला से कहता है कि जनाब हम पहुंच गए। अब वो लोग एलन के पास जाते हैं सामान बेचने के लिए। एलन उनके सामान के मुताबिक उन्हें बहुत अच्छी रकम देता है, लेकिन वो मिचियो की तरफ बहुत अजीब नज़रों से देख रहा होता है। अब जब वो लोग वहाँ से निकलते हैं तो मिचियो बगी वाले को थोड़े से पैसे देता है कि ये चीफ को जाके दे देना। और उस बगी के जाने के बाद वो वहाँ पे खड़ा सोच रहा होता है कि वो तो इस दुनिया में भी अकेला रह गया। अब तो उसे पता ही नहीं है कि उसे क्या करना है, किसके लिए कमाना है या वगैरह वगैरह। कि अचानक से एलन बाहर आता है और वो उसे कहता है कि क्या मैं आपका थोड़ा सा वक्त ले सकता हूँ। तो मिचियो उसके साथ अंदर चला जाता है। अब एलन मिचियो से कहता है कि तुम्हें चाहिए कि तुम अपने लिए कोई गुलाम खरीद लो। वो कोई लड़की भी हो सकती है, बहुत प्यारी भी हो सकती है, वो तुम्हारी हर किस्म की ज़रूरत को पूरी कर सकती है। और मज़े की बात यह कि अगर तुम किसी और स्पीशी की लड़की को खरीदोगे तो वो माँ भी नहीं बनेगी तुमसे। एलन जब उसकी ये बातें सुनता है तो उसके दिल के अंदर तो बहुत गंदे गंदे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। कि अचानक से एक लड़की जिसका नाम रोक्सान होता है वो उसको आके चाय पेश करती है। जब मिचियो उसकी तरफ देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एलन उससे पूछता है कि मज़े की है ना। तो मिचियो से कहता है कि हाँ चाय वाकई में बहुत मज़े की है। लेकिन एलन उसे कहता है कि मैं चाय का नहीं पूछ रहा था बेवकूफ़, मैं तो उस लड़की का पूछ रहा था। मिचियो उससे कुछ सवालों के बारे में पूछता है, जैसे कि वो कहता है कि अगर मैं इसे गुलाम बना लूँ और ये कल को मुझे मार दे तो एलन उसे कहता है कि बेवकूफ़ ऐसा नहीं कर सकती। जब उसके इंटेलिजेंस कार्ड के ऊपर ये लिख दिया जाएगा कि वो तुम्हारी गुलाम है तो तुम्हारे मरते साथ ही ये खुद भी मर जाएगी। जब मिचियो उसकी बातें सुनता है तो उसको थोड़ा सा हौसला होता है। वो उसे मजीद ये कहता है कि इसका एक और फ़ायदा भी है, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया है। अव्वल तो ये वर्जिन है और दूसरा ये कि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती तुम्हारे साथ। वो मिचियो को बताता है कि तुम्हें इतने पैसों में ये मिल सकती है, लेकिन मिचियो के पास उतने पैसे नहीं होते। तो एलन उसे बताता है कि तुम किस तरह से ये पैसे कमा सकते हो। अब जब मिचियो वहाँ से जा रहा होता है तो वो रोक्सान से भी मिलवाता है उसे। मिचियो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। मिचियो एक होटल के कमरे के अंदर बैठा हुआ सोच रहा होता है कि उसके पास से पैसे बहुत कम हैं। अब पैसे कमाने के लिए उसे कुछ तो करना होगा। तो उसे एलन की बात याद आती है। एलन ने उसे बताया होता है कि उसे पैसे कैसे कमाने चाहिए, लेकिन उससे पहले वो सोचता है कि उसके पास जो तलवार है वो बहुत कीमती है, वो उसे गंवाना नहीं चाहता। इसीलिए वो सोचता है कि उसे कुछ नए हथियार खरीदने चाहिए। वो बाजार जाता है और वहाँ पे उसे एक तलवार पसंद आती है। वो उस तलवार को खरीद लेता है।
अब वो जंगल की तरफ जाता है जहाँ पे वो कुछ लोगों को एक भूल भुलैया में जाते हुए देख रहा होता है। एलन ने भी उसे ऐसा ही कुछ बताया होता है। जब वो उस भूल भुलैया के अंदर जाता है तो वो बिल्कुल एक अजीब सी दुनिया होती है। अब मीचियो जब अपने लेवल वगैरह चेक करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुके होते हैं। मीचियो को एक मैजिकल पावर भी मिली होती है। जब वो उसका इस्तेमाल करता है तो एक मैजिकल डोर ओपन हो जाता है। जब वो उसके गो थ्रू होता है तो वो दोबारा वहीं पे आ जाता है। जब वो दोबारा उस दरवाजे के अंदर जाने की कोशिश करता है तो वो काम नहीं करती। तो उसे पता चलता है कि ये वही दरवाज़ा था जहाँ से उसने कुछ लोगों को निकलते हुए देखा था। लेकिन क्योंकि मीचियो के भी लेवल इतने भी ज़्यादा नहीं हुए होते कि वो बार बार इस ताकत को इस्तेमाल कर सके, इसीलिए वो दोबारा से उस डोर को इस्तेमाल नहीं कर पाता। अब मीचियो चलना शुरू कर देता है कि अचानक से उसके सामने एक अजीब सा मॉन्स्टर आता है। वो उसे मार देता है और उसके बाद मिलने वाली छड़ी को संभाल लेता है। अब ऐसे ही करते करते उसका सामना काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स के साथ होता है। शाम हो जाती है और जब वो उन मिली हुई छड़ियों को बेचने के लिए जाता है तो उसे काफ़ी अच्छी कीमत मिलती है। मीचियो अपने कमरे के अंदर फिर से बैठा सोच रहा होता है पैसे को देखते हुए कि ये पैसे तो बहुत थोड़े हैं यार, मैं रोकजान को कैसे खरीदूंगा। अब वो रात को ये सोच के सो जाता है कि सुबह जल्दी उठूंगा। वो सुबह जल्दी उठ जाता है और मैजिकल डोर का इस्तेमाल करते हुए भूल भुलैया के अंदर चला जाता है। अब वो वहाँ पे जाके मॉन्स्टर्स के साथ लड़ना शुरू कर देता है। उसने काफ़ी सारी स्टिक्स को इकट्ठा कर लिया होता है कि अचानक से वो एक खुफिया दरवाज़ा ढूंढता है। जब वो उस दरवाजे के अंदर जाता है तो उसे लगता है कि यहाँ पे कोई खजाना होगा और वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा। लेकिन जब उसकी नज़र जाती है तो वो देखता है कि वहाँ पे तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। मीचियो एक मॉन्स्टर को मारता है और वो बाकी सारे मॉन्स्टर्स को देख के बहुत ज़्यादा घबराया होता है। वो मैजिकल डोर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से बाहर आने की कोशिश करता है लेकिन मैजिकल डोर तो अपीयर ही नहीं होता। अब मीचियो को ना चाहते हुए भी उन सारे मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करनी पड़ती है। वो एक के बाद एक मॉन्स्टर को मार रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है कि आखिरकार अब वो सारा कमरा उन स्टिक्स के साथ भरा हुआ होता है। आखिरकार मीचियो उस कमरे से बाहर आ जाता है और उसके पास बहुत सारी स्टिक्स होती हैं। अब वो चल रहा होता है कि अचानक से रास्ते के अंदर वो काफ़ी सारे लोगों को खड़ा हुआ देखता है। वो लोग तमाशा देख रहे होते हैं किसी की मौत का। पूछने पे मीचियो को लोग बताते हैं कि ये एक डाकू था जिसको शायद इसके साथ वाले मार गए हैं या शायद किसी और इंसान ने मार दिया है, क्योंकि इसका हाथ कटा हुआ है। इसीलिए यकीन वाली बात है कि किसी ने इसको इसके इंटेलिजेंस कार्ड के लिए मारा होगा। मीचियो को ये बात पता चलती है और वो वहाँ से खामोशी से चलना शुरू कर देता है और वो सोचता है कि उसे रोकजान को तो अब खरीदना ही है। आखिर उसने अपनी हवस भी तो बुझानी है किसी तरह से। मीचियो जब चलते हुए इधर उधर देखता है तो उसे कोई भी डाकू नहीं मिलता। अब वो अपने होटल में चले जाता है और वो सोचता है कि शायद रात को जब निकलूंगा तब मुझे डाकू मिलेंगे। रात को जब होटल से मीचियो निकलता है तो उसको उसका रिसेप्शनिस्ट एक लालटेन देता है। वो कहता है कि ये तुम्हारे काम आएगा। अब मीचियो चल रहा होता है और वो सोचता है कि मुझे धंधा करने वालियों की गली में जाना चाहिए। और जैसे ही वो वहाँ पे जाता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं इतना सारा बड़ा बड़ा सामान देखकर कि अचानक से मीचियो की नज़र एक डाकू पे जाती है। वो उस डाकू को देखता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। आखिरकार उसे वो जगह मिल जाती है जहाँ पे वो सारे के सारे डाकू छुपे हुए होते हैं। लेकिन इतने सारे आदमी देख के मीचियो घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब मीचियो को वहाँ पे रहते हुए वक्त हो चुका होता है, इसीलिए वो सोचता है कि दिन में ये सिटी एक बहुत अजीब मंजर पेश कर रही होती है और रात में यहाँ का तो नक्शा ही बदल जाता है। अब जब रात में मीचियो एक बार वापस आता है तो वो रिसेप्शनिस्ट के साथ बैठ के बातें करना शुरू कर देता है। रात में जब मीचियो अपने कमरे में जाता है तो उसे रोकजान के बड़े अजीब अजीब से ख्याल आ रहे होते हैं। उसे बहुत मज़ा आ रहा होता है कि अब मीचियो दोबारा वहाँ पे जाता है जहाँ पे वो सारे के सारे डाकू छुपे हुए होते हैं। मीचियो एक डाकू के पास जाता है और उसे वो रेड कलर का बैंडाना दिखाता है। वो कहता है कि क्या तुम इसे खरीदना चाहोगे एक सोने के सिक्के के बदले में। तो वो डाकू उसे अंदर ले जाता है कि अचानक से वो उससे वो बैंडाना खींचने की कोशिश करता है लेकिन मीचियो बच जाता है। वो डाकू मीचियो को मारने की भी कोशिश करता है लेकिन मीचियो अपनी तलवार निकालता है और उस डाकू को मार देता है। अब मीचियो दूसरे डाकुओं के कमरे में जाता है। वो एक एक करके उनको भी मारना शुरू कर देता है लेकिन जैसे ही मीचियो को लगता है कि अब बाजी उसके हाथ से निकलने वाली है तो वो फौरन से मैजिकल डोर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भूल भुलैया में चला जाता है। मीचियो उन हाथों से इंटेलिजेंस कार्ड निकाल लेता है। होटल जाके वो खुद को साफ करता है और सोच रहा होता है कि आखिर अब वो इन इंटेलिजेंस कार्ड्स को बेचेगा कैसे। इन सारी परेशानियों को एक तरफ करते हुए वो सो जाता है। अब सुबह वो जब उन इंटेलिजेंस कार्ड्स को बेचने के लिए जाता है तो वो सोच ही रहा होता है कि अचानक से उसकी नज़र एक इंसान पे जाती है जिससे वो पहले मिल चुका होता है। वो उसे रोकता है और वो उसे कहता है कि क्या तुम मेरे लिए इन इंटेलिजेंस कार्ड्स को बेचोगे। वो उसका इंटेलिजेंस कार्ड देखने के बाद अंदर चला जाता है और थोड़ी देर बाद उसे पैसे ला के दे देता है। मीचियो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो भाग के जाता है एलन के पास। एलन उसकी कीमत को देख के बहुत खुश होता है। वो कहता है कि अब रोकजान तुम्हारी हुई। वो रोकजान उसे देता है और उसके साथ पेपर वर्क स्टार्ट कर देता है। अब ऑफिशियली रोकजान उसकी एक गुलाम बन चुकी होती है। अब वो उसे लेके एक होटल में जाता है जहाँ पर वो एक रूम बुक कर लेता है। जब वो कमरे के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बेड है। वो बेड के ऊपर बैठ जाता है और वो रोकजान से कहता है कि तुम अपना सामान रख सकती हो ज़मीन पर। वो उसकी तरफ देख रहा होता है और वो उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे कानों को हाथ लगा सकता हूँ। तो वो उसे अपने साथ बिठा लेता है। अब वो उसके कानों को हाथ लगाता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। एकदम से रोकजान उसे मास्टर कहती है तो मीचियो की तो जैसे ईद हो जाती है। मीचियो रोकजान से कहता है कि इस कमरे के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बेड है। तो रोकजान कहती है कि तुमने ही तो ऐसे कमरे के बारे में पूछा था
कि जिसमें सिर्फ एक ही बेड हो। मीचियो खड़ा हो जाता है और वो रोकजान से कहता है कि मुझे इस दुनिया के कॉमन नॉलेज के बारे में नहीं पता, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? तो रोकजान उसे कहती है कि हाँ बिल्कुल। वो उससे कहता है कि तुम्हें मेरी लड़ाई के अंदर भी मदद करनी होगी। तो रोकजान कहती है कि हाँ बिल्कुल, मुझे पता है। अब रोकजान खड़ी होकर अपना सामान सेट करना शुरू कर देती है, तो मीचियो उसकी तरफ देख रहा होता है। उसके पाँव नंगे होते हैं, तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारा जूता कहाँ है? तो रोकजान से कहती है कि मेरे पास कोई जूता नहीं है। मीचियो उसे अपना जूता देता है, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा होता है। लेकिन रोकजानो से कहती है कि ये जूता खुद ब खुद ही मुझे फिट हो जाएगा। और मीचियो को अब समझ में आती है कि ये भी यहाँ का एक कॉमन नॉलेज है। मीचियो रोकजान को जोर से हग कर लेता है और वो सोच रहा होता है कि कितनी सॉफ्ट है। अब वो दोनों बाहर चले जाते हैं क्योंकि उन लोगों को लड़ाई के लिए कुछ सामान खरीदना होता है। वो लोग सामान खरीदना शुरू कर देते हैं। कुछ जगहों के ऊपर मीचियो को रोकजान की मदद की जरूरत पड़ती है और कुछ चीज़ों को खरीदने में रोकजान को भी मीचियो की मदद लेनी पड़ती है। इसी तरह से वो दोनों बड़ी मुश्किल से अपनी अपनी चीजें खरीद लेते हैं। रोकजान मीचियो से कहती है कि उसे अंडरवेयर्स भी खरीदने हैं। मीचियो जब उसकी ये बात सुनता है तो उसके ज़हन के अंदर बहुत गंदे गंदे से ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। उन लोगों ने अपनी सारी की सारी शॉपिंग कर ली होती है, तो वो लोग वापस होटल में चले जाते हैं। मीचियो बेड के ऊपर बैठ जाता है और वो रोकजान से भी बैठने के लिए कहता है, लेकिन वो जमीन के ऊपर बैठ जाती है। लेकिन मीचियो उसे पकड़ता है और कस के अपने साथ बिठा लेता है। वो उसके करीब होने की कोशिश करता है, लेकिन रोकजान से कहती है कि मुझे अपनी इक्विपमेंट्स को साफ कर लेना चाहिए, और वो दूसरी चेयर के ऊपर जाकर बैठ जाती है। मीचियो को कहती है कि तुम्हें खाना खा लेना चाहिए, लेकिन मीचियो से कहता है कि हम दोनों साथ में ही खाएंगे। तो रोकजान बड़ी शर्माते हुए उसे कहती है कि मुझे अपना अंडरवेयर चेंज करना है और मुझे अपने पुराने अंडरवेयर के साथ ही अपनी तलवारों को साफ करना है। मीचियो कहता है कि हाँ जरूर तुम कर सकती हो, और वो दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है। रोकजान अपने कपड़े बदल रही होती है कि मीचियो उसकी तरफ गंदी गंदी निगाहों के साथ देख रहा होता है। अब वो चेंज करने के बाद तलवार को साफ करना शुरू कर देती है ऑलिव ऑयल के साथ, और मीचियो से ऐसा करता हुआ देख रहा होता है। अचानक से उनके दरवाजे के ऊपर वेल आता है, जो कि होटल का कीपर होता है। वो उसे गर्म पानी देता है और वो कहता है कि मजे करो। अब मीचियो अपने कपड़े उतारना शुरू कर देता है और वो रोकजान से कहता है कि मुझे नहलाओ। अब वो नहाते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम्हें बात का पता है जहाँ पे हम लोग पूरे के पूरे भीगे हुए होते हैं? तो रोकजान से कहती है कि हाँ बिल्कुल मुझे पता है। अब मीचियो की बारी होती है रोकजान की मदद करने में। रोकजान जैसे ही अपने कपड़े उतारती है तो मीचियो तो उसे देख के पागल ही हो जाता है। रोकजान उसके सामने बैठ जाती है और वो उसकी कमर साफ करना शुरू कर देता है, लेकिन फिर भी मर्द तो आखिर मर्द ही है। उसका दिल कह रहा होता है कि वो उसे टच करे। बड़ी मुश्किल के साथ वो उसे टच कर लेता है, लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं भरा होता। वो चाह रहा होता है कि वो हार्ड उसके सामने है, वो उन्हें सर कर ले। आखिरकार बहुत हौसला करने के बाद वो अपनी मंजिल को अपने हाथों में थाम लेता है और इसे रब करना शुरू कर देता है। शायद जिंदगी में पहली बार मीचियो ने इतने बड़े बड़े गुब्बारे हाथ में पकड़े होंगे। अब वो रोकजान से कहता है कि मैं तुम्हारी पूंछ भी साफ करना चाहता हूँ। तो रोकजान एक बहुत ही अजीब से पोज के अंदर चली जाती है और मीचियो का दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है। अब वो उसका सर साफ करना शुरू कर देता है। तो रोकजान से कहती है कि चलो मैं भी तुम्हारे बाल धो देती हूँ। वो उसके बाल धो रही होती है कि अचानक से मीचियो की नजर दो पहाड़ों पर जाती है जो आपस में जोर जोर से टकरा रहे होते हैं। मीचियो बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन आखिरकार वो खुद पर कितना कंट्रोल कर सकता है। वो खड़ा होता है और वो रोकजान को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रोकजान उससे दूर हो जाती है और वो कहती है कि कल को मैं ये वाला सूट पहनूंगी। लेकिन मीचियो को याद आता है कि उसे एलन ने बताया था कि स्लेव्स को सब कुछ समझाना पड़ता है, तो वो उसे कहता है कि अपना अंडरवेयर उतार दो। रोकजान अपना अंडरवेयर उतार देती है। मीचियो उसे अपने पास बुलाता है और वो दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं। मीचियो अपनी कातिल निगाहों के साथ रोकजान के हुस्न को ऊपर से नीचे तक देख रहा होता है। वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उसके पास चला जाता है। एक के बाद एक वो लोग अपनी सारी मुश्किलों को सर करने के बाद बिस्तर के अंदर चले जाते हैं। सारी रात मेहनत करने के बाद सुबह हो जाती है। मीचियो लेटा हुआ था और रोकजान उठती है और उसे किस करना शुरू कर देती है, क्योंकि मीचियो ने उसे कहा होता है कि रात को सोने से पहले और सुबह उठते साथ में मुझे किस देनी होगी। और वो दोनों उठ के अपने अपने कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। मीचियो ने रोकजान से एक सवाल पूछा होता है और वो उसे उसके बारे में बताना शुरू कर देती है। मीचियो से पूछता है कि क्या मैं खिड़की खोल दूं? तो जब वो खिड़की को खोलता है तो रोकजान उसके सामने खड़ी होती है। वो उसे देख के बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा होता है। वो उसे एक आर्मर भी देता है, लेकिन जब वो उसे पहनती है तो उसकी बॉडी उसमें प्रोमिनेंट हो रही होती है। तो मीचियो से अपने वाला आर्मर दे देता है। वो लोग पूरी तरह से तैयार होते हैं अपनी मंजिल भूल भुलैया की तरफ जाने के लिए। मीचियो अचानक से रोकजान का हाथ खींचता है और उसे एक साइड पे ले जाता है। वो वहाँ पे जाके मैजिक डोर को ओपन करता है और वो दोनों भूल भुलैया के अंदर चले जाते हैं। रोकजान पूछती है कि आखिर तुम इस मैजिक को किस तरह से यूज़ कर सकते हो? ये तो सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मीचियो उसे बताता है कि ये एक सीक्रेट है, तुम्हें किसी को बताना नहीं है। तो रोकजान उसे कहती है कि मास्टर आप तो बहुत कमाल के हैं। वो लोग चल रहे होते हैं कि रोकजान को अचानक से मॉन्स्टर्स की स्मेल आती है। जब वो मीचियो को बताती है तो मीचियो से कहता है कि मुझे तो ऐसी वैसी कोई स्मेल नहीं आई। मीचियो को पता चलता है कि ये रोकजान की स्पेशलिटी थी कि वह मॉन्स्टर्स को स्मेल कर सकती है। मीचियो रोकजान से पूछता है कि आखिर तुम मॉन्स्टर्स को मारने के बाद क्या चीज हासिल करना चाहती हो? तो वो उसे बताती है कि मैजिक क्रिस्टल को हासिल करना चाहती हूँ। मीचियो के पूछने पे रोकजान उसे बताती है कि क्योंकि मॉन्स्टर्स मैजिक से बने हुए होते हैं, तो इसी वजह से वो क्रिस्टल अपने अंदर उनका सारा मैजिक एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब हम उस क्रिस्टल को बेचते हैं तो हमें उससे बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। मीचियो सोचता है कि वो अब तक कितना बड़ा बेवकूफ था। तो रोकजान उसे कहती है कि अगर तुमने अभी तक ऐसा कोई क्रिस्टल हासिल नहीं किया तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, हम इसे दोबारा से खरीद लेंगे। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो वाकई में वहाँ पे मॉन्स्टर होता है। मीचियो आगे बढ़ता है और एक ही स्विंग के अंदर
उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। दिन खत्म हो जाता है और वो लोग अपने होटल में जाते हैं और उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी स्टिक्स को इकट्ठा किया होता है मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद। अब वो दोनों एक दूसरे की तारीफें करना शुरू कर देते हैं कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल थी या तुम बहुत ज्यादा पावरफुल थी। मिचियो रोक्सान से कहता है कि चलो आओ मेरे साथ बैठ जाओ। रोक्सान उसके साथ बैठ जाती है तो मिचियो से पूछता है कि क्या तुम्हें इस बात में कोई बुराई तो नहीं लगती कि तुम्हें मेरे साथ बैठना पड़ता है। तो रोक्सान उसे कहती है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। वो उसे हक कर लेता है और वो उससे इजाजत मांगता है कि क्या मैं तुम्हारे कानों को टेस्ट कर सकता हूँ। रोक्सान उसे इजाजत दे देती है तो वो उसके कानों के साथ खेलना शुरू कर देता है। उसे मार्शमैलो की याद आती है। वो रोक्सान से अपने घर के बारे में बातें करना शुरू कर देता है। तो रोक्सान उससे पूछती है कि क्या तुम एक दिन अपने घर वापस चले जाओगे। तो मिचियो से कहता है कि नहीं, शायद मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ मैं अपने घर वापस नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, मैं अपनी टीम की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कुछ लोगों को शामिल जरूर करूंगा। तो रोक्सान इस बात पर उसे इजाजत दे देती है और मिचियो खुश हो जाता है। अब वो लोग उन मैजिक स्टोन्स को खरीदने के लिए जाते हैं और वो 2 स्टोन्स को खरीद लेता है। रोक्सान उसे बताती है कि जैसे जैसे हम लोग मॉन्स्टर्स को मारते रहेंगे इन क्रिस्टल्स का कलर चेंज होता रहेगा और इन क्रिस्टल्स का कलर जितने मॉन्स्टर्स को हमने मारा होगा उस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। वो लोग दोबारा से भूल भुलैया के अंदर चले जाते हैं। तो मिचियो रोक्सान से पूछता है कि ऐसा कोई मैजिक है जिसको करते हुए हम लोग काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं। तो रोक्सान उसे कहती है कि मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैजिक का यूजर एक जादूगर होता है और मैं किसी जादूगर से आज तक मिली नहीं। अब वो लोग एक के बाद एक मॉन्स्टर को मारना शुरू कर देते हैं। मिचियो का क्रिस्टल का कलर चेंज हो चुका होता है, लेकिन रोक्सान का क्रिस्टल अभी भी ब्लैक ही होता है। देखते ही देखते मिचियो का क्रिस्टल पर्पल हो जाता है। रोक्सान ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मिचियो अपनी कुछ सेटिंग्स वगैरह को चेंज करता है और वो रोक्सान से पूछता है कि क्या रिकवरी मैजिक करने के लिए मैं कंपैटिबल हूँ। तो वो उससे कहती है कि इस बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए मॉन्स्टर्स के साथ बिना किसी हथियार के लड़ना होगा। अब उनके सामने एक मॉन्स्टर आता है और मिचियो उसके साथ बगैर तलवार के लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार उसे तलवार इस्तेमाल करनी ही पड़ती है। मिचियो सोचता है कि आखिर उसे सबका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वो डिसाइड करता है कि वो कम ताकत वाली तलवार को इस्तेमाल करेगा। अब वो मॉन्स्टर के साथ फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा वीक होता है। लेकिन रोक्सान जब उस मॉन्स्टर के साथ लड़ रही होती है तो वो देख के हैरान रह जाता है कि रोक्सान तो सुपर्ब है। अब रोक्सान मिचियो को बताती है कि उसे किस तरह से फाइट करनी चाहिए। अब मिचियो अपनी पावर्स को कभी कम या कभी ज्यादा करता है और मॉन्स्टर्स के साथ लड़ता रहता है और वो बहुत अच्छे से लड़ रहा होता है। रात हो जाती है और वो लोग होटल वापस आ जाते हैं। वो दोनों फिर से एक दूसरे की नहाने के अंदर मदद करते हैं और मिचियो की ये रात भी बहुत रंगीन गुजरती है। अब अगले दिन जब वो लोग भूल भुलैया में जाते हैं तो उनके सामने एक दरवाजा होता है। तो रोक्सान उसे बताती है कि ये बॉस का कमरा है और बॉस को मारकर इस कमरे से आगे जाने पर हम लोग दूसरे लेवल में एंटर हो जाएंगे। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है तो मिचियो भी अंदर जाने के लिए मान जाता है और वो दोनों अंदर एंटर कर जाते हैं। अंदर जाने पर उनका सामना एक मॉन्स्टर से होता है जो कि पहले से थोड़ा सा अजीब होता है। रोक्सान उसके साथ जाके फाइट करना शुरू कर देती है और मिचियो खड़ा उसे देख ही रहा होता है। मिचियो भी उस लड़ाई के अंदर कूद पड़ता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन मिचियो के अटैक करने के बावजूद भी वो मॉन्स्टर मर नहीं रहा होता। मिचियो काफी बार ट्राई करता है और आखिरकार वो उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। रोक्सान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसे एक पत्ता भी मिलता है और जब वो उसे उठाती है तो उसकी स्किल्स इनहैंस हो जाती हैं। मिचियो ये देखकर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। अब वो लोग जब सेकंड लेवल के अंदर जाते हैं तो मिचियो रोक्सान से पूछता है कि क्या हम लोग दोबारा वापस जाके फर्स्ट बॉस के साथ फाइट कर सकते हैं। तो रोक्सान उसे कहती है कि हाँ बिल्कुल। मिचियो मैजिक डोर का इस्तेमाल करते हुए बाहर ही निकल जाता है। अब उसने अपनी इज्जत भी रखनी होती है तो वो रोक्सान जब बाहर आती है तो उसे बताता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो लोग अब अंदर वापस आते हैं, फर्स्ट बॉस के साथ फाइट करते हैं और मिचियो को वो लीफ मिल जाता है और जब वो उसे उठाता है तो वो उससे टैबलेट्स पिला लेता है। रोक्सान उसे कहती है कि हम लोग इन टैबलेट्स को खरीद भी सकते हैं। तो मिचियो सोचता है कि इस बातों में मुझे पहले बतानी चाहिए थी। अब वो लोग दोबारा दुकान पे जाते हैं और वहाँ पे जाकर कुछ मेडिसिन को खरीद लेते हैं। अब वो लोग दोबारा से भूल भुलैया में जाते हैं जो कि सेकंड लेवल की होती है। वहाँ पे जाकर उनका सामना 2 मॉन्स्टर्स के साथ होता है। एक ट्री मॉन्स्टर होता है और दूसरा कैटरपिलर होता है। मिचियो एक ही झटके के अंदर ट्री मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और रोक्सान कैटरपिलर के साथ फाइट कर रही होती है। मिचियो उसे भी खत्म कर देता है और बदले में उन्हें वहाँ पे एक सेट मिलता है। अब वो दोनों चल रहे होते हैं तो मिचियो को पूछते पे रोक्सान से समझाती है कि मॉन्स्टर्स की काउंट किस तरह से बढ़ेगी आगे आगे भूल भुलैया में जाने से। अब उनका सामना 2 कैटरपिलर्स के साथ होता है। वो दोनों उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन रोक्सान वाला कैटरपिलर मिचियो के ऊपर अटैक कर देता है और वो बंद जाता है। वो कैटरपिलर मिचियो को मारने वाला होता है, लेकिन मिचियो उसको खत्म कर देता है। मिचियो रोक्सान से कहता है कि अब से हम लोग पहले कैटरपिलर को खत्म किया करेंगे। अब वो दोनों चल रहे होते हैं और मिचियो सोच रहा होता है कि वो मॉन्स्टर्स को मारकर किस तरह से पावरफुल हो सकता है कि अचानक से वो रोक्सान को साइड पे खड़ा कर लेता है और उसे कहता है कि वहां पे देखो, क्या तुम्हें वो आदमी नजर आ रहा है। तो रोक्सान कहती है कि हाँ। वो आदमी एलन की मार्केट की तरफ देख रहा होता है। अब वो दोनों एलन के पास जाते हैं और वो उसे बताते हैं कि एक इंसान खुफिया निगाहों के साथ तुम्हारी मार्केट की तरफ देख रहा था। एलन इस बात को इतनी कोई खास तवज्जो नहीं दे रहा होता। तो मिचियो उसे बताता है कि जिस गुलाम को मैंने तुम्हें बेचा था, मुझे लगता है कि ये उन्हीं के साथ है। तो एलन के कान खड़े हो जाते हैं और वो कहता है कि हाँ बिल्कुल,
कल उसे खरीदने के लिए कोई आया था और मुझे वाकई में इनकी हरकतें कुछ मशकूक लग रही थी। तो एलन उसे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी मार्केट का खुद ख्याल रख लूंगा। मीची उठ के वहां से जाने वाला होता है तो रोकजान का मुंह बना हुआ होता है। मीची उसे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, एलन खुद ही देख लेगा। लेकिन रोकजान उसे कहती है कि यहाँ पे मेरे साथ एक बूढ़ी खातून भी थी, मुझे उनके बारे में बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। तो मीची वापस पलटता है और वो एलन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हायर कर लो एज एन बॉडीगार्ड, मैं तुम्हारी मार्केट की हिफाजत किया करूंगा। उन दोनों के दरमियान में मुआहिदा हो जाता है और एलन मान जाता है। अब एलन उनको गुड बाय कहता है और वो कहता है कि मैं रात को तुम लोगों का पिछले दरवाजे पे इंतजार करूंगा। रोकजान और बीची चल रहे होते हैं तो रोकजान बहुत ज्यादा दुखी होती है। वो कहती है कि तुम्हें मेरी वजह से इतनी खतरनाक जॉब करनी पड़ रही है। तो मीचू कहता है कि नहीं, मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है। और रोकजान खुश हो जाती है। अब रात में रोकजान को मीचू को उठाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आखिरकार उसके मास्टर का ऑर्डर जो था उसे भी पूरा करना था। अब वो लोग उठ के तैयार होते हैं और वो लोग एलन के पास चले जाते हैं। एलन अपने बाकी गार्ड्स के साथ तैयार खड़ा होता है और वो कहता है कि हम लोग घुसपैठियों को बहुत आसानी से खत्म कर देंगे। अब रोकजान और मिचियो एलन के घर पर ही होते हैं और एलन उनको बताता है कि उन लोगों ने कौन से एरिया को कवर करना है। वो दोनों बैठे हुए किसी का इंतजार कर रहे होते हैं कि अचानक से वहाँ पे एक दुश्मन आता है। मिचियो उसका पीछा करना शुरू कर देता है और वो एक जगह पे रुककर अपनी पावर्स का हिसाब लगाना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि अगर मैं इस तरह से अटैक करूंगा तो क्या होगा, और अगर मैं दूसरी तरह से अटैक करूंगा तो फिर क्या होगा। वो हौसला करके कमरे के अंदर जाता है, उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, वो जमीन पर गिरा हुआ होता है कि अचानक से रोकजान आती है और वो उससे पूछती है मास्टर क्या आप ठीक हैं। मीचू तकरीबन ठीक होता है। अचानक से एलन आता है, वो मीचू से उसके बारे में पूछता है और वो अचानक से जब उस मुजरिम को देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी लाश के चिचड़े चिचड़े हुए होते हैं। एलन सोचता है कि उसी के पास कोई चीज होगी जिसकी वजह से वो ब्लास्ट हो गया, लेकिन मीचू सोचता है कि ये तो उसने मैजिक इस्तेमाल किया था, इसी वजह से ऐसा हुआ है। मीचू गोली खाता है और वो अपनी पावर को रिकवर कर लेता है। रोकजान भी उसके पास आती है, लेकिन मिचू की हालत अभी भी थोड़ी सी खराब होती है, क्योंकि शायद वो थोड़ा सा डरा हुआ होता है। अब एलन उनको उनके काम के पैसे देता है और वो लोग चल रहे होते हैं, लेकिन मिचू की हालत अभी भी बहुत खराब होती है। अचानक से रोकजान उसे रोकती है और वो उसे कहती है कि आई एम सॉरी, ये सारी की सारी मेरी गलती है, मुझे ऐसी ख्वाहिश करनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन मिचू उसे समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो दोनों दोबारा से भूल भुलैया के लिए चले जाते हैं। मिचू बहुत ज्यादा कमजोर होता है, लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर्स को किल करता है और उसकी एनर्जी पहले की तरह अच्छी हो जाती है। और मिचू जब अपने लेवल्स वगैरह चेक करता है तो वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके होते हैं। जो अपनी एक मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक फायरबॉल के साथ मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और रोकजान देख के हैरान रह जाती है। लेकिन मिचू से कहता है कि ये हम दोनों का सीक्रेट है। मिचू अपनी पावर्स के साथ थोड़ा सा शो ऑफ करता है और रोकजान ये देख के काफी ज्यादा खुश होती है। रोकजान और मिचू बढ़ना शुरू कर देते हैं और वो मॉन्स्टर्स को किल करना शुरू कर देते हैं मिचू की फायर वाली पावर की मदद से। मिचू एक दो और पावर्स का इस्तेमाल करता है और वो चलते हुए सोच रहा होता है कि उसे अपनी पावर्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि उससे अपनी बच्ची को भी तो बचाना है। वो दोनों बॉस के रूम में पहुंचते हैं, जहाँ पे जाकर वो लोग जब बॉस को किल करते हैं तो उन्हें थ्रेड मिलता है। अब इसके बाद वो लोग नेक्स्ट बॉस के कमरे में जाते हैं, जहाँ पे जाकर मिचू को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा होता है। उनके सामने एक कोबोल्ड आता है, जिसे देख के मिचू को लगता है बहुत ताकतवर होगा, लेकिन मिचू उसे एक ही झटके के अंदर खत्म कर देता है और उसके बदले में उन्हें एक स्टोन मिलता है। लेकिन रोकजान उसे बताती है कि ये इतना कोई एक्सपेंसिव स्टोन नहीं है। अब मिचू और रोकजान एक के बाद एक मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं और उन्होंने बहुत सारे स्टोन्स को इकट्ठा कर लिया होता है। वो लोग आज के दिन के लिए बस करते हैं और वो लोग अब इन स्टोन्स को बेचने के लिए जाते हैं। उनको उनके पैसे मिल जाते हैं। तो रोकजान मिचू से कहती है कि अगर हमें इससे भी ज्यादा कुछ कमाना है तो हमें किसी और भूल भुलैया में जाना होगा। वहीं पर एक लड़की कुछ मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा रही होती है कुछ पैसों के बदले में, और रोकजान मिचू से कहती है कि हम इसकी मदद से जा सकते हैं। तो मिचू अकेला ही उसके साथ चला जाता है और वो दूसरे शहर की भूल भुलैया के अंदर जाता है। अब वो वापस आता है तो उसकी एनर्जी काफी ज्यादा लो हो चुकी होती है। वो लोग अपने होटल में वापस जाते हैं और वो जाकर नहाना शुरू कर देते हैं। मिचू रोकजान की बॉडी को साफ कर रहा होता है। अब रोकजान और मिचू अपनी नाइट को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। उन दोनों को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है, क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। मिचू सोचता है कि इर्द गिर्द भी तो कमरों के अंदर लोग होंगे और वो हमारी आवाजों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होते होंगे। अब अगले दिन वो लोग दूसरे टाउन चले जाते हैं, जहाँ पे जाके रोकजान मिचू को रास्ता दिखाती है भूल भुलैया का। मिचू सोचता है कि यहाँ पे तो लोग पैसे देकर अंदर जा रहे हैं, लेकिन रोकजान उसे बताती है कि हम लोग टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करते हुए बिना पैसे दिए भी अंदर जा सकते हैं। अब वो दोनों कुछ शॉपिंग्स करना स्टार्ट कर देते हैं कि अचानक से मिचू रोकजान से पूछता है कि अगर हम लोगों को यहाँ पे घर खरीदना हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। रोकजान उसे सब कुछ समझाती है और वो लोग एक शॉप पर जाते हैं, जहाँ पे जाकर वो लोग शॉपकीपर से बात करते हैं। तो वो उन्हें बताती है, वो उन्हें कहती है कि यहाँ पे क्योंकि लेबिरिंथ सिटी के सेंटर में है, इसीलिए सारी की सारी शॉप्स वगैरह उसी के इर्द गिर्द हैं, और अगर तुम लोग यहाँ पे रहना चाहते हो तो मैं भी तुम लोगों को कमरा दे सकती हूँ। वो रोकजान की तरफ घूर के देखती है और वो कहती है कि तुम्हारी लड़की तो बहुत खूबसूरत है। मिचू की उसके साथ डील हो जाती है और वो उनको घर दिखाने के लिए ले जाती है। मिचू जब वहाँ का यार्ड देखता है तो वो थोड़ा सा बुरी हालत में होता है। वो कहता है कि क्या हम लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो वो शॉपकीपर उनको बताना शुरू कर देती है कि तुम लोग यहाँ पे जैसे चाहे वैसे रह सकते हो,
और मीचियो समझ आता है कि ये हमें किसी भी तरह से ये मकान देना चाहती है। अब वो उन्हें घर दिखाना शुरू कर देती है, जहाँ पे वो उनको टॉयलेट दिखाती है, डिफरेंट रूम्स दिखाती है और किचन भी दिखाती है। रोक्साना उस शॉपकीपर के साथ घर देख रही होती है और मीचियो इधर उधर जाना शुरू कर देता है। वो कमरों को देखना शुरू कर देता है, अपने मैजिक का इस्तेमाल भी कर रहा होता है और वो कुछ बातें सोच रहा होता है। अब वो नीचे आता है तो रोक्सान को देखता है। रोक्सान भी बहुत ज्यादा खुश होती है। अब वो शॉपकीपर उनसे पूछती है कि क्या तुम लोगों का फैसला हो चुका है। मीचियो कुछ सोचता है, वो रोक्सान की तरफ देखता है और रोक्सान भी हाँ कर देती है। सारी बातें तय हो जाती हैं और उनका कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है। वो लोग कुछ चीजें खरीदते हैं और वो शॉपकीपर उनको आने वाली जिंदगी के लिए बधाइयाँ देती है और वो लोग वहाँ से चलना शुरू कर देते हैं। वो लोग चलते हुए सोचते हैं कि उन्हें घर के लिए जो जो सामान चाहिए वो सबका ऑर्डर आज ही कर देंगे। मीचियो रोक्सान को मैजिक का इस्तेमाल करते हुए घर ले जाता है तो रोक्सान काफी ज्यादा हैरान होती है। मीचियो रोक्सान को थोड़ा सा छेड़ता है और वो उससे कहता है कि चलो आओ अब हम लोग भूल भुलैया में जाते हैं। वो लोग वहाँ पे जाके मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं और उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। इस सब के बाद वो लोग होटल में वापस जाते हैं, जहाँ पे जाके वो लोग गर्म पानी लाने का कहते हैं और मीचियो सोच रहा होता है कि रोक्सान पहले मुझसे थोड़ा सा डरती थी, लेकिन अब उससे सब कुछ अच्छा लगने लग गया है। वो लोग अपनी रात को फिर से एंजॉय करते हैं और बहुत मजे करते हैं। अब अगली सुबह जब वो लोग उठते हैं तो वो दोनों कमरे को देख रहे होते हैं और रोक्सान कहती है कि यही पहली जगह है जहाँ पे मैं अपने मास्टर के साथ मिली थी और हम लोगों ने यहाँ पे बहुत मजे किए हैं। वो लोग बहुत अच्छे से उस होटल को छोड़ते हैं और घर वापस आ जाते हैं। घर वापस आकर मीचियो रोक्सान की थोड़ी सी मदद करता है और वो कहता है कि मैं भूल भुलैया देखने के लिए जा रहा हूँ। वो भूल भुलैया देखने के लिए जाता है, जहाँ पे जाकर वो पैसे देता है और अंदर चला जाता है। वो सोचता है कि अब वो दोबारा इस भूल भुलैया में अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए आएगा, उसे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अब वो घर जाता है तो रोक्सान सफाई कर रही होती है। वो उससे कुछ बातें करता है और उसके पास चला जाता है। उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक से डिलीवरी वाला डिलीवरी लेकर आ जाता है। वो लोग अपने फर्नीचर वगैरह को सेट करवाते हैं और मीचियो थोड़ा सा अपसेट होता है। लेकिन वो लोग जब कमरे में जाते हैं तो उन लोगों को मैट्रेस बहुत अच्छा लगता है और मीचियो रोक्सान को टच करना शुरू कर देता है। वो दोनों भूल जाते हैं। वो लोग पहले ही बहुत ज्यादा थके हुए हैं। वो दोनों अपनी रात को बहुत ज्यादा मजे करते हुए गुजारते हैं। अब अगली सुबह रोक्सान वादे के मुताबिक मीचियो को उसके तरीके से उठाती है और अब वो लोग भूल भुलैया में चले जाते हैं। भूल भुलैया के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। मीचियो उन्हें देखकर थोड़ा सा परेशान होता है, लेकिन रोक्सान उन्हें बताती है कि ये क्योंकि एक बड़ा शहर है इसीलिए यहाँ पे भूल भुलैया के अंदर काफी सारे लोग होंगे। जब वो लोग बॉस के कमरे में जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा अजीब होता है देखने में। जब वो लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्लो और बहुत ज्यादा कमजोर होता है। मीचियो को मजा नहीं आ रहा होता, इसीलिए वो कहता है कि हम लोग यहाँ से चले जाना चाहिए। वापस घर आने पर रोक्सान से कहती है कि मैं खेतों में काम करना चाहूंगी। मीचियो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और वो लोग बाजार चले जाते हैं सामान खरीदने के लिए। वो लोग बाजार से सामान खरीद कर लाते हैं और वो लोग फसलों में काम करना शुरू कर देते हैं। मीचियो को बहुत अच्छा लग रहा होता है रोक्सान के साथ काम करते हुए। काम करते करते उनको शाम हो जाती है। रोक्सान मीचियो के लिए कपड़े लाती है और मीचियो अपने कपड़े बदलना शुरू कर देता है। रोक्सान से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें नहला भी सकती हूँ, लेकिन मीचियो से कहता है कि मैं अभी नहीं नहाऊंगा और वो बाजार चला जाता है। वो बाजार जाके एक दुकान पे जाता है और वो उन्हें बड़ा सारा टब बनाने के लिए कहता है। वो मान जाते हैं और उनके दरमियान में मुआहदा हो जाता है। मीचियो सोचता है कि जब वो टब बन जाएगा तो वो रोक्सान के साथ उसके अंदर नहाएगा। रोक्सान घर पे बैठी हुई काम कर रही होती है कि मीचियो रोक्सान के लिए खाना बनाता है। जब रोक्सान उसको टेस्ट करती है तो वो उसे बहुत पसंद आता है। मीचियो को रोक्सान को देख के बहुत अच्छा लगता है। अब वो लोग अपनी रोजमर्रा की रूटीन के अंदर बहुत अच्छे से चल रहे होते हैं। वो लोग लेबिरिंथ के अंदर जाते हैं, यानी भूल भुलैया के अंदर, वहाँ पे जाके मॉन्स्टर्स को किल करते हैं, खाना पीना खाते हैं और इसी तरह से चलते रहते हैं। मीचियो बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा होता है, उनका सामना बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स के साथ भी हो रहा होता है, लेकिन मीचियो उनको बहुत आसानी से कत्ल करता जा रहा होता है क्योंकि मीचियो का ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्ची की तरफ होता है। एक दिन वो लोग ऐसे ही घर के बाहर बैठे हुए होते हैं कि मीचियो ने जिस चीज का ऑर्डर दिया होता है वो बन के आ जाती है और मीचियो की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो एक बहुत बड़ा सा बाथटब होता है। वो लोग उसे सेट कर लेते हैं और रोक्सान सोचती है कि आखिर इसके अंदर पानी कैसे भरेंगे, तो मीचियो अपनी मैजिक की मदद से पहले उसके अंदर पानी भरता है, फिर आग की मदद से उसको गर्म करता है। करते ही करते वो लोग उस टब को भर लेते हैं और मीचियो से कहता है कि अब हम लोग इसके अंदर नहाएंगे। वो उसे एक साबुन दिखाता है। रोक्सान को उसके बारे में पता नहीं होता। मीचियो से झाग बनाता है और वो रोक्सान की बॉडी के ऊपर उसे लगाना शुरू कर देता है। वो उसे मल रहा होता है, उसे बहुत मजा आ रहा होता है और रोक्सान को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। अब रोक्सान की बारी होती है। रोक्सान भी बिल्कुल वैसा ही करती है जैसे मीचियो ने किया होता है। वो लोग इस सब के बाद बहुत ज्यादा थक जाते हैं। वो लोग साथ में नहाते हैं। नहाने के बाद वो लोग साथ लेटे हुए होते हैं। मीचियो सोचता है कि मैं सारा का सारा बर्डन रोक्सान गिरी के ऊपर नहीं डाल सकता, इसीलिए मुझे अपनी टीम के अंदर और भी मेंबर्स बढ़ाने होंगे। क्या मीचियो को ऐसे ही और गुलाम मिल पाएंगे? कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।